भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ से शुरू करना है आज। लास्ट क्लास में हमने मनी सप्लाई को देखा, M1, M2, M3, M4 इनके बारे में पढ़ा, ठीक है, और भी बहुत सी डिस्कस की। कोई क्वेश्चन है? तो इससे पहले हम वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है, ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। उप गवर्नर है डॉक्टर पूनम गुप्ता, श्री स्वामीनाथन, श्री A.T. रविशंकर और श्री डॉक्टर M.D. पात्रा। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई में है। तो इसमें जब भी मुद्रा शब्द आए तो मुद्रा ही समझना उसको, क्योंकि मुद्रा बोला जा सकता है। इट्स ए स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। तो शुरू करें। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, अर्थात मौद्रिक प्रणाली की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसकी स्थापना हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा के आधार पर हुई। इसकी स्थापना ₹5 करोड़ की अंश पूंजी से निजी क्षेत्र के संस्थान के रूप में हुई थी। मतलब शुरू में ये प्राइवेट बैंक था। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1935 में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। 2 वर्ष बाद मुख्यालय को 1937 में शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। RBI में एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। वर्तमान जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है, ठीक है। RBI का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता था, लेकिन अब इसे बदलकर 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। पहले होता था 1 जुलाई से 30 जून तक, अभी बदल करके क्या कर दिया गया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। RBI के वर्तमान पूर्णकालिक गवर्नर शक्तिकांत दास, ये अब वर्तमान नहीं है, ये बदल चुके हैं, ये मैं अपडेट कर चुका हूँ, ठीक है। और ये 4 उप गवर्नर, लगातार तीसरी बार चुना गया M.D. पात्रा को। M.D. पात्रा भी उप गवर्नर है, ठीक है, ये याद रखना है। RBI के कार्य क्या है? मुद्रा निर्गमन क्या? प्रिंटिंग, ठीक है, मनी प्रिंटिंग करना। यह मुद्रा निर्गमन का एकमात्र प्राधिकरण है। RBI न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा निर्गमन करता है। RBI ₹2, ₹5 से लेकर के बाकी जो बड़ी करेंसी हैं की करेंसी का निर्गमन करता है। 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, ठीक है, इनके क्या करता है? निर्गमन करता है, मतलब इनको छापता है, ठीक है। और न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली के अंतर्गत का मतलब, इसका मतलब है कि RBI अगर नोट छापना चाहता है तो उसके पास नोट छापने का एक बेस होना चाहिए, चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो या फिर बुलियन वगैरह हो, ठीक है, उसके बेस पे ही वो निर्गमन करेगा। भारत सरकार सिक्का अधिनियम 2011 में आता सिक्का अधिनियम के अंतर्गत ₹1 का नोट और सभी सिक्कों को जारी करता है। सिक्के या ₹1 का नोट, भारत सरकार की बात कर रहे हैं हम RBI की बात नहीं कर रहे हैं। सभी सिक्के और ₹1 का नोट। ₹1 के नोट पर वित्त सचिव हस्ताक्षर करता है। वित्त सचिव, ₹1 का नोट पहले आता था, अभी नहीं आता, ठीक है, अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। सरकार का बैंक, एक तो ये होगा मुद्रा निर्गमन, RBI का कार्य है। दूसरा है सरकार का बैंक, ये सरकार का बैंक है। केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों को RBI के पास खाता रखना अनिवार्य है। केंद्र और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय लेन देन RBI के माध्यम से किए जाते हैं। यह सरकारों को परामर्श भी देता है। यह सरकार को ऋण प्रदान करता है एवं सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है, सरकारी प्रतिभूतियों बॉन्ड्स का क्रय विक्रय करके, ठीक है, ऋण का प्रबंधन करता है। तो सरकार का बैंक कैसे बताना? हमने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े हैं RBI के? दोनों फंक्शंस के बारे में बताओ। पहला, मुद्रा का निर्गमन, ठीक है, उसमें कैसे कैसे? गवर्नमेंट सरकार के पास, सरकार नहीं, RBI के पास नोट प्रिंट, शुरू से बताओ, चलो छोड़ो इसको, शुरू से बताओ। इसको 1934 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, ठीक है, लेकिन अधिनियम 1934 के अकॉर्डिंग इसकी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। प्रारंभ में इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था। उसके बाद 2 साल के बाद 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया था, ठीक है। और क्या पढ़ा इसमें? इसके जो गवर्नर, इसमें एक तो पूर्णकालिक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं।
4 उप गवर्नर में एक गवर्नर है डॉक्टर एमडी पात्रा, उसको लगातार तीसरी बार चुना गया है। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। ये हमने अभी तक पढ़ा। और फिर पहले इसका जो वित्तीय वर्ष होता था वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 30 जून तक होता था। 1 अप्रैल से जून तक होता था। ठीक है, 31 मार्च। अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ठीक है, प्रारंभिक में तो मतलब राइट नाउ अभी का ही याद रखना हमें, इतना नहीं। उसके बाद हमने आरबीआई के कार्य देखे। 2 कार्यों के बारे में हमने पढ़ा। पहला कार्य मुद्रा का निर्गमन था कि ये मुद्रा की प्रिंटिंग करता है, तो उसको न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली के माध्यम से आरबीआई मुद्रा का निर्गमन करता है। आरबीआई ₹2, ₹5 के सिक्के और सभी करेंसी के जो नोट्स हैं इसके ऊपर के, चाहे 10 रुपए का नोट हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का, 200 का, 500 का, जितना सभी सारे नोट आरबीआई क्या करता है, निर्गमन करता है। उसके बाद भारत सरकार सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार ₹1 का सिक्का, ₹1 का नोट और सभी सिक्के जारी करता है। सभी सिक्के ₹1 के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव। ये हमने पढ़ा अभी तक। आगे देखो क्या है। बीएन श्री कृष्णा समिति ने सुझाव दिया कि सार्वजनिक ऋण प्रबंधन का कार्य आरबीआई की बजाय सार्वजनिक ऋण प्रबंधन समिति को सौंप देना चाहिए। मतलब ये आरबीआई करती है। और इसकी स्थापना हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा के आधार पर की, ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो सार्वजनिक ऋण प्रबंधन का कार्य, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन का मतलब बॉन्ड का क्रय विक्रय करके बॉन्ड पब्लिक को दे दिया, पब्लिक से पैसे ले लिए, तो पैसे तो पब्लिक के लिए है, वापस देने भी है क्योंकि बॉन्ड भी तो वापस लेना है। तो ये कार्य आरबीआई करती है। बीएन श्री कृष्णा ने क्या कहा कि ये कार्य आरबीआई की बजाय एक नई समिति बनाई जाए, उसका नाम रखा जाए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कमेटी। ठीक है, उसको सौंपा जाए। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन राजकोषीय नीति का भाग है, जबकि आरबीआई मौद्रिक नीति का प्राधिकरण है। इसलिए बताया था उसने कि राजकोषीय नीति का भाग है, मौद्रिक नीति तो आरबीआई के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। हितों का टकराव, एक दूसरा कारण यह भी बताया था कि हितों का टकराव है। सरकार के आंतरिक ऋण का प्रबंधन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, आंतरिक ऋण का, डोमेस्टिक टेरिटरी में, नॉट इंटरनेशनल। ठीक है, और बाहरी ऋण मतलब देश से बाहर का ऋण का प्रबंधन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो हितों का टकराव हो गया। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कक्ष की स्थापना 2016 में की गई। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कक्ष के निम्नलिखित कार्य हैं। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन हेतु आरबीआई के साथ समन्वय, एक तो ये हो गया, आरबीआई के साथ समन्वय करना है। सार्वजनिक ऋण नीति पर सरकार को सुझाव देना है। सरकारी प्रतिभूति और डाकघर की जमाव संबंधित ब्याज दर का सुझाव देना है। सार्वजनिक ऋण का वास्तविक समय डाटाबेस अर्जित करना। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कक्ष को 2 साल बाद सार्वजनिक ऋण प्रबंधन समिति में बदलने का प्रावधान है। 2016 में बनाया गया था और उसमें यह कहा था कि 2 साल के बाद इसको सार्वजनिक ऋण प्रबंधन समिति में बदल दिया जाएगा। जो बीएन श्री कृष्ण ने बोला था कि वो जो सरकार का ऋण है उसको क्या करेगी, मेंटेन करेगी। लेकिन इसे अभी तक नहीं बदला गया, अभी तक को नहीं बदला गया। बैंकों का बैंक है। तीसरा कार्य क्या है आरबीआई का, कि आरबीआई को बैंकों का बैंक बोला जाता है। बैंकों को आरबीआई के पास खाता और आरक्षित जमा रखना होता है। कोई भी बैंक अगर खोला जाएगा तो उस बैंक का जो भी खाता होगा वो आरबीआई में खाता जरूर होगा। ठीक है, और आरक्षित जमा रखना होगा। आरक्षित जमा का मतलब ये है कि कुछ पैसे आरबीआई में उसने रखने पड़ेंगे, कैश रिजर्व रेशियो में, सीआरआर के, उसमें खाता होगा तभी तो रखेंगे। ठीक है, यह बैंकों के आपसी लेन देन का समाशोधन करता है। आपसी लेन देन का समाशोधन, एसबीआई ने पीएनबी में पैसे जमा करवा दिए और पीएनबी का कोई चेक हो गया वो एसबीआई में आ गया, मतलब ऐसे समाशोधन करता है। मान लो मेरा अकाउंट जो है वो एसबीआई में है और मैंने आपसे 2-3 लाख रुपए ले लिया, आपने मेरे को चेक दे दिया, चेक है पीएनबी बैंक का, तो पीएनबी में जाके तो मैं जमा नहीं करवा सकता, मैं एसबीआई में ही जमा करवाऊंगा। तो एसबीआई में जमा करूंगा तो पीएनबी जो है एसबीआई को पैसे देगा। तो ऐसे इनका बीच में जो समाशोधन होता है उसका जो समाधान करना क्या है, वो आरबीआई का काम है। यह बैंकों को ऋण प्रदान करता है, इसलिए आरबीआई को अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। बैंकों को ऋण प्रदान करता है। बैंकों को ऋण प्रदान करने का मतलब, मान लो कोई बैंक है, उसको पैसे की जरूरत होगी, एक रात के लिए जरूरत होगी, मान लो एक दिन के लिए या एक वीक के लिए जरूरत होगी, तो लास्ट रिजोर्ट क्या होता है, आरबीआई। बैंकों का पर्यवेक्षक है, बैंकों को सुपरिटेंडेंट भी करता है ये। यह बैंकों एवं कुछ गैर बैंकीय बैंक वित्त संस्थानों का नियमन करता है, एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। ठीक है, उनका क्या करता है,
नियमन करता है, रेगुलेट करता है उनको। भुगतान प्रणाली का पर्यवेक्षक भी है। देश और विदेश में किए जाने वाले मौद्रिक स्थानांतरणों भुगतानों का नियमन करता है। फॉर एग्जाम्पल चेक हो गया, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, पोस्टल ऑर्डर हो गया, एनईएफटी ट्रांजैक्शंस हो गए, आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस हो गए। आरटीजीएस के थ्रू 2 लाख तक की लिमिट लगाई गई है। एनएफटी में, एनईएफटी में केवल 1 लाख, ठीक है। आईएमपीएस हो गया, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। इनका क्या करता है? पर्यवेक्षक करता है। विदेशी पूंजी भंडार का संरक्षक भी है। विदेशी पूंजी मुद्रा में केवल आरबीआई और उसके अधिकृत एजेंट ही लेन देन कर सकते हैं। आरबीआई और उसके अधिकृत एजेंट ही। विदेशी मुद्रा प्रबंधन एवं नियमन, विदेशी मुद्रा को रुपए में या रुपए को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करने का नियमन आरबीआई करता है। रुपए की विनिमय दर को प्रबंधित करता है कि कितना एक्सचेंज रेट होना चाहिए रुपए का, ये आरबीआई करता है। मौद्रिक आंकड़ों का प्रकाशन करता है, जैसे कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट होगी, मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट होगी, मौद्रिक नीति रिपोर्ट होगी आदि। विकासात्मक कार्य, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना भी आरबीआई का कार्य है। जैसे आर्थिक विकास कैसे? मुद्रास्फीति को कम करना, वित्तीय समावेशन करना, साख नियंत्रण। साख नियंत्रण भी आरबीआई क्या करती है? उसको देखती है। मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई मुद्रा एवं साख मुद्रा आपूर्ति का नियमन करता है। ये बताना मेरे को, साख नियंत्रण क्या समझ में आया? वो आपने बता के एक बार 100 रुपये वाला हाँ, एग्जाम्पल। मतलब आरबीआई क्या करता है? आरबीआई साख नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण का मतलब होता है लोन देना। लोन वगैरह जो बैंक्स वगैरह देते हैं उनको नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? जैसे मान लो आरबीआई अभी कैश रिजर्व रेशियो 3 पर किए हुए, ठीक है, 3% पर, और जो एसएलआर है वो अप्रोक्सीमेटली मान करके चलो कि वो 20% पर है, ठीक है। अगर मान लो आरबीआई ने एसएलआर को बढ़ा दिया, 20% की बजाय उसको 30% कर दिया, तो बैंकों की जो लोन देने की कैपेसिटी है वो कम नहीं हो जाएगी। इस हिसाब से जो आरबीआई है वो साख नियंत्रण करता है। एनी क्वेश्चन? हमने 10 कार्य पढ़े आरबीआई के, बी एन कृष्ण समिति के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। तो ये बताना 10 कार्यों में से कोई भी 4-5 कार्य बताओ। वो एक तो मुद्रा साख नियंत्रण, मुद्रा निर्गमन, मुद्रा नियंत्रण। हाँ, हंसो मत, कोई बात नहीं, स्लिप ऑफ टंग। दूसरा कार्य ये बैंकों का बैंक। तीसरा कार्य अंतिम ऋणदाता है। अंतिम ऋणदाता भी बोला जाता है ना इसको, बैंकों के बैंक में ही आ गया। और यह पर्यवेक्षक है, ठीक है, यूपीआई सिस्टम्स का, पेमेंट स्थानांतरण का पर्यवेक्षक हो गया। और बहुत से और भी जो एनबीएफसीज हैं उनको भी ये पर्यवेक्षक करता है। और साख नियंत्रण करता है, आर्थिक वृद्धि को भी प्रभावित करता है, ठीक है, ग्रोथ रेट को भी, ठीक है। तो ये आरबीआई के हमने कुछ कार्य पढ़े थे। विकासात्मक कार्य, आंकड़ों का प्रकाशन करता है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, विदेशी पूंजी भंडार, भुगतान प्रणाली का पर्यवेक्षक है, बैंकों का पर्यवेक्षक हो गया, बैंकों का बैंक है। ये 10 हमने पढ़े हैं। मौद्रिक नीति क्या है? यह आर्थिक नीति का वह घटक होता है, यह आर्थिक नीति का वह घटक होती है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का नियमन करता है। मतलब मनी सप्लाई कितनी गई है, मौद्रिक नीति के माध्यम से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। और यह वह नीति होती है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अपने उपकरणों के माध्यम से मुद्रा एवं साख की उपलब्धता, अंत, उपयोग एवं साख की लागत, ब्याज दर को नियमित या नियमन करता है। यह मौद्रिक नीति होती है। उद्देश्य क्या है मौद्रिक नीति का? सबसे पहला उद्देश्य है मूल्य स्थिरता, मतलब प्राइस मेंटेन रहे, घटे बढ़े नहीं, यह मूल्य स्थिरता करना सबसे पहला उद्देश्य है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, या यूं कह सकते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना। तीसरा आ गया वित्तीय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना। नंबर 4 विनिमय दर स्थिरीकरण करना, एक्सचेंज रेट को। रोजगार सृजन आदि। ये 5 कार्य हमने लिखे हैं आरबीआई के। प्राथमिक उद्देश्य 2014 तक थे। 2014 तक प्रेफरेंस केवल 2 को ध्यान में ही रखी जाती थी, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना और मूल्य स्थिरता करना।
इसके बाद केवल मूल्य स्थिरता हो गया, केवल मूल्य स्थिरता करो। ठीक है, देखो समग्र मांग समग्र आपूर्ति क्या है, मूल्य स्तर होगा, ये पता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। जैसे कि ये प्राइस रेट है, प्राइस रेट पर क्या होगा, ये राष्ट्रीय आय है, इनकम है। ठीक है, ये क्या एग्रीगेट डिमांड इतनी, एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ेगी, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई पर, सप्लाई तो उतनी है फिर भी डिमांड डिमांड बढ़ी है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इतनी बढ़ गई तो राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ प्राइस रेट भी इंक्रीज हो जाता है। और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी जब भी राष्ट्र की ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो ये प्राइस रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला कार्य है आरबीआई का इन प्राइस लेवल्स को कंट्रोल करना है कि प्राइस लेवल्स ना बढ़े। उद्देश्य नंबर 2, इसके लिए आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है। उद्देश्य नंबर 2 क्या है, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना। आर्थिक वृद्धि कब बढ़ेगी, इसके लिए आरबीआई मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी। मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ये समझा सकते हो मुझे कि मनी सप्लाई बढ़ने के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगी? मनी सप्लाई के साथ डिमांड कैसे? हाँ, मनी सप्लाई वो, अगर मान लो हम हम किसी देश में अपना, मान लो मैं बताता हूँ, आप ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा टाइम लगेगा। मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब ये है कि मान लो मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, 10,000 के बजाय मनी सप्लाई बढ़ करके मेरी सैलरी 15,000 रुपये होगी। मनी सप्लाई ये बढ़ गई, 15,000 रुपये होगी, तो जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपये मेरी जो मनी सप्लाई बढ़ी है, मैं उन 5,000 रुपये को या तो सेव करूंगा या कहीं ना कहीं उनको कुछ खरीदने की कोशिश करूंगा। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदने की कोशिश करें तो उस चीज़ की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी। तो दिस इज डिमांड, ऐसे बढ़ेगी ये डिमांड। आगे समझ। तो ये अब जैसे कि मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो अगर किसी की डिमांड बढ़ रही है किसी चीज की, तो उसका प्राइस भी तो बढ़ेगा क्योंकि वो ज्यादा मांग में है। तो उस प्राइस को कंट्रोल करना आरबीआई का प्रथम उद्देश्य 2014 के बाद रहा है कि हम प्राइस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उद्देश्य नंबर 1 कंप्रोमाइज होगा। अगर देखो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ गई, तो उद्देश्य नंबर 1 कंप्रोमाइज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति, इसे मौद्रिक नीति दुविधा कहा जाता है। मौद्रिक नीति की दुविधा है। अगर मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धि को बढ़ाती है तो मूल्य स्थिरता नहीं रह पाती, मूल्य स्थिरता को रखना चाहती तो आर्थिक वृद्धि नहीं बढ़ पाती। तो ये दुविधा होगी मौद्रिक नीति की। यदि आरबीआई मुद्रा आपूर्ति कम कर देता है तो समग्र मांग घट जाएगी और फिर आर्थिक वृद्धि भी कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। 1947 से 2014 तक आरबीआई ने पहले और दूसरे उद्देश्य में संतुलन बनाए रखा। 2014 तक, 2014 में बनी उर्जित आर पटेल समिति ने केवल मूल्य स्थिरता पर ध्यान देने का सुझाव दिया। इससे मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण नीति कहा गया। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण नीति, क्योंकि मुद्रास्फीति पर ही लक्ष्य था उनका, फोकस उसी पर था। मौद्रिक नीति उपाय उपकरण, मौद्रिक नीति में कौन से उपायों की ओर देखा जाता है, मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है, साख नियंत्रण आय क्या है, उपाय क्या है, कैसे वो साख को नियंत्रण करे, ये देखना। देखो 2 प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक उपाय या सामान्य उपाय। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अभी फिर से डिस्कस कर रहे हैं। अब मात्रात्मक उपाय या सामान्य उपाय क्या है, इसके माध्यम से मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाता है। मुद्रा आपूर्ति की, मनी सप्लाई को, सीआरआर या एसएलआर, ये इसके एग्जांपल होकर के। सीआरआर कितने प्रतिशत पर, एसएलआर कितने प्रतिशत पर है। गुणात्मक या चयनात्मक उपाय कितने हैं, इनसे किसी क्षेत्र विशेष में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित किया जाता है। यह गुणात्मक है। चयनात्मक, चयन कर लिया, इस एरिया को क्या करता है, इस एरिया में मनी सप्लाई को बढ़ाना है। इस एरिया में मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाएगा, देखो नीचे समझा। इनका प्रयोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मनी ट्रांसफर करना या यूं कह लो कि मुद्रा स्थानांतरण करना, स्थानांतरण के लिए किया जाता है। मतलब एक क्षेत्र से, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मुद्रा स्थानांतरित की जाती है। देखो ये बता रखा, मुद्रा आपूर्ति उतनी रहेगी, दूसरे क्षेत्र से कृषि क्षेत्र में बढ़ेगी। मनी सप्लाई है, ये मनी सप्लाई है जो मैंने सर्कल कर रखा है। मनी सप्लाई को बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई अब इतनी होगी, ठीक है, और मनी सप्लाई को अगर हम कर रहे हैं तो मनी सप्लाई इतनी हो जाएगी। समझ गए, ये है मनी सप्लाई का घटना और बढ़ना। ये देखो ये कृषि क्षेत्र है,
कृषि क्षेत्र में मनी सप्लाई को बढ़ाना, मनी सप्लाई उतनी ही रहेगी लेकिन बाकी सेक्टर से हट करके वो कृषि के सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएगी। ठीक है। मात्रात्मक या सामान्य उपाय कौन से हैं? देखो, नकद आरक्षित अनुपात, जिसको हम CRR भी बोलते हैं, यह बैंकों में जनता की कुल जमाओं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, हमने खातों के प्रकार पढ़े थे, जब मैंने बता नहीं रखा था कि ये नेवल मांग है और ये टाइम लायबिलिटी ये समय देता है। ठीक है, वो ही है का वह प्रतिशत होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का जो बैंकों को नकदी के रूप में RBI के पास रखना होता है, नकदी के रूप में, कैश के रूप में। वर्तमान समय में CRR 3% है। इस पर सामान्यतः ब्याज नहीं मिलता किसी भी बैंक को। ठीक है, जमा, मान लो जमा 100 करोड़ रुपए है और 3% है CRR, तो 3 करोड़ रुपए RBI के पास जाएंगे। समझ गए? यही है। CRR 4% है जून 2024 में, लेकिन CRR 3% हो गया जून 2025 में। ठीक है, ये 3% हो गया। वर्तमान में कितना है? 3% है। अगर किसी बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज अगर 100 करोड़ है तो 3 करोड़ रुपए RBI के पास जाएंगे। इस पर सामान्यतः ब्याज नहीं मिलता। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार CRR कम से कम 3% और अधिकतम 15% तक हो सकता है। 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और CRR को 0 से 100% तक कर दिया गया। विमुद्रीकरण के बाद कुछ समय के लिए CRR 100% तक बढ़ाया गया था। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के बाद। मतलब सभी बैंकों को उनके पास जितनी भी करेंसी है वो जमा करवानी होगी। CRR के उद्देश्य है जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। जमाकर्ताओं के हितों के, मान लो कोई बैंक फेल हो जाए तो बैंक को पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो जितने भी जमाकर्ता हैं उनको पैसे CRR के माध्यम से दिए जा सकते हैं, उसी अमाउंट से। साख नियंत्रण करना। साख नियंत्रण, CRR अगर बढ़ा दिया तो साख सर्जन क्षमता कम हो जाएगी। साख सर्जन क्षमता का मतलब क्या होता है? कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि बैंकों के पास ज्यादा पैसे रहेंगे नहीं किसी को लोन देने के लिए। ठीक है, M घट जाएगा, मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, और अगर M घट गया तो ये जो मनी सप्लाई है ये भी कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि CRR बढ़ गया, लोगों के पास पैसे नहीं है, बहुत कम है पैसे, लोन देने के लिए भी इतना पैसा मिलेगा ही नहीं उसको। एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी, मनी सप्लाई घटेगी तो, और एग्रीगेट डिमांड अगर घट जाएगी, प्राइस लेवल कम हो जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। SLR को देखो क्या है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। यह बैंकों की कुल जमाओं, NDTL का वह प्रतिशत होता, बैंकों की कुल जमाओं का वह प्रतिशत होता जो बैंकों को निर्धारित तरल संपत्ति के रूप में अपने पास रखना होता है, खुद के पास, कि इस बैंक में इतने पैसे आए हैं तो वो बैंक अपने पास कितने पैसे रखेगा। वर्तमान समय में SLR 18% है, 18% है। ठीक है, तो 100 रुपए अगर जमा होते हैं बैंक के पास, 100 में से 18 रुपए बैंक अपने पास रखेगा। निर्धारित तरल संपत्ति। ठीक है, निर्धारित तरल संपत्ति कौन सी होती है? जैसे नकद हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखेगी या सोने के रूप में रखेगी। 18% SLR भी NDTL में से और 3% CRR भी NDTL का हिस्सा ही रखा जाता है। समझ आ गया? इसका मतलब क्या हो गया? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में से। ठीक है, 100 रुपये, मान लो 100 करोड़ जमा करवा दिए, 100 करोड़ का 3% 3 करोड़ रुपए होगा, और 3 करोड़ रुपए कम हो गए। 3 करोड़ कम हो गए तो बच गए कितने? 97 करोड़ रुपीज। 97 करोड़ रुपीज का 18% निकालो, उसका 18% अलग कर दो, बाकी जितने भी बचेंगे तो वो कितने होंगे? वो अवेलेबल रहेंगे मनी सप्लाई के लिए। ठीक है, तो ये इसका रखा जाता है। RBI अधिनियम 1934 के अनुसार SLR की सीमाएं कम से कम 25% और ज्यादा से ज्यादा 40% थी, जो SLR अधिनियम में आया था। 2006 के संशोधन के बाद इसे 0 से 40% कर दिया गया। 0 से 40%, अभी 0 से 40% है। SLR का प्रयोग ऋण देने के लिए नहीं किया जा सकता। क्यों? ऋण देने के लिए नहीं किया जा सकता SLR का प्रयोग, बाकी जो बच गया उसका ऋण दिया जाएगा। क्योंकि क्यों? हितधारकों का वो है, शेयर होल्डर्स को वो है, और मान लो अगर बैंक फेल हो जाए तो उनको, ठीक है, खाता धारकों को कैसे पैसे अवेलेबल करवाएं? तो SLR में से जाएंगे फिर वो।
एसएलआर के उद्देश्य साख नियंत्रण करना। साख नियंत्रण तो उद्देश्य तो सीआरआर का भी है। बैंकों के पास पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करना ताकि जमाकर्ताओं की विदड्रावल मांग को पूरा किया जा सके। विदड्रावल मांग का मतलब जो पैसे विड्रॉ करने गए हुए पैसों की जो उनकी मांग है, ठीक है। सरकार को ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों को बाध्य करना। बैंकों को मजबूर किया जा सकता है कि सरकार को ऋण प्रदान करे, वो एसएलआर में से दिया जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार को स्थापित करना, ठीक है। वित्तीय दमन, देखो वित्तीय दमन क्या है, फाइनेंशियली सप्रेस क्या है। आरबीआई द्वारा बैंकों को अपना कोष कम ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियों में या अधिक जोखिम वाले प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने हेतु बाध्य करने को वित्तीय दमन कहते हैं, ठीक है। आरबीआई अगर किसी बैंक को उसने जो भी कोष रखा हुआ है वो सरकारी प्रतिभूतियों में लगाए, वो सरकारी प्रतिभूति जो कम ब्याज वाली है या अधिक जोखिम वाले प्राथमिकता क्षेत्र में लगाए, ठीक है। अगर वो लगाने के लिए बाध्य कर देते हैं तो वो क्या होगा, वित्तीय दमन होगा। एसएलआर कम करने से क्या होगा, वित्तीय दमन कम होगा, निगम बॉन्ड बाजार विकसित होगा, कारपोरेट बॉन्ड सीबी बोला जाएगा इसको, सरकारी उधारियों में बाजार उत्पन्न होगा, ठीक है। खुले बाजार की प्रक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं हम इनको, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने हेतु केंद्रीय बैंक वित्तीय बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। वित्तीय बाजार में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए, मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए कैसे, मान लो मनी सप्लाई बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि हो सकता है प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो क्या करेगी, उस मनी सप्लाई को, एक्स्ट्रा जो मनी सप्लाई है उसको कंज्यूम करने के लिए आरबीआई बॉन्ड बेच देगा, ठीक है। बॉन्ड बेच देगा तो वो मनी सप्लाई एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेगा। मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो क्या करेगा, बॉन्ड खरीद लेगा, मनी सप्लाई वापस आ जाएगी फिर, ठीक है। तो ये है इसमें, यदि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब बॉन्ड खरीदता है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ये बात, मुद्रा आपूर्ति कैसे बढ़ेगी। नीलामी के द्वारा अगर बेचता है तो मुद्रा आपूर्ति क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। देखो ये बॉन्ड है एक प्रकार का, ठीक है। अंकित मूल्य इसके ऊपर क्या है, 100 रुपए 1 साल के लिए दिया जा रहा है, ये अंकित मूल्य हो गया 100 रुपए इसका। एसबीआई ने कह दिया कि मैं तो 91 रुपीज में खरीद दूंगा, आईसीआईसीआई बैंक ने कह दिया मैं 93 रुपीज में खरीद दूंगा, सिटी बैंक ने कह दिया मैं 92.50 रुपीज में खरीदूंगा, और एलआईसी ने बोल दिया कि मैं 91.50 में खरीदूंगा, यूटीआई ने बोल दिया मैं 92.80 में खरीदूंगा, और पीएनबी ने बोल दिया कि मैं 94 रुपीज का खरीद लूंगा। अगर 94 रुपीज का 100 रुपए का अंकित मूल्य का बॉन्ड पीएनबी खरीदता है 94 का, तो इट मीन्स क्या होगा, ये बाजार मूल्य हो गया, समझ गए। और बाजार मूल्य अगर बढ़ता है तो ब्याज घट जाता है, ब्याज क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बाजार मूल्य, समझ रहे हो। मतलब अंकित मूल्य 100 रुपए है, उसका बाजार वैल्यू जितनी बढ़ेगी, वो जो अंकित मूल्य से बाजार वैल्यू जितनी बढ़ेगी, मान लो 94 है तो 6 रुपीज बच गए ना 100 रुपए में से, इनका डिफरेंस होगा वो ब्याज होगा। अगर इसको कम कर दोगे ये डिफरेंस बढ़ जाएगा, 90 रुपए में हम बेच रहे हैं तो 10 रुपए का डिफरेंस हो गया, 10 रुपए उसका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। कहने का मतलब ये है, अंकित मूल्य में बाजार मूल्य में जो डिफरेंस होता है वो बॉन्ड पर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बैंक दर, बैंक रेट क्या है, बैंक रेट कल डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि इसमें रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, इजी है, लेकिन इसको कल डिस्कस करेंगे, अदरवाइज क्लास लंबी हो जाएगी।